नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अरिविहान में, जो कि है आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म जो बनाता है आपके लिए आसान भाषा में इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, जो कि 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और उसके लिए करना है आपको ढेर सारा रिवीजन। तो क्या इतने कम टाइम में इतना सारा रिवीजन कर पाना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है अरिविहान के साथ। अरिविहान ने आपके रिवीजन को सुपर फास्ट बनाने के लिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कराने के लिए लेकर के आए हैं संभव सीरीज, जिसमें कि आपको 40 डेज यानी कि 40 दिनों के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का कराया जाएगा कंप्लीट रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि हमने संभव सीरीज स्टार्ट कर ही दी थी और हमको पता है कि हमारा जो गणित का पेपर है वो कब है भाई, वो है मेरा यहाँ पर 25 मार्च को, और हमारे पास में टाइम है रिवीजन करने का, तो हम हर अध्याय का कंप्लीट रिवीजन करेंगे और इसमें आपको जो है हर अध्याय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करवाया जाएगा रिवीजन, यानी कि जीरो से आपको जो है सारा पढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो है हम जो है आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम 2 अध्याय गणित के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर तृतीय अध्याय, इसका नाम क्या है, आव्यूह, ठीक, या फिर अंग्रेजी में उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो आज हम जो है वो आव्यूह पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो हर चैप्टर का क्या लेकर के आए हैं आपको, कि भाई वो कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो हम जो है पहले आपको वो बताते हैं कि आवंटित अंक कितने हैं इस चैप्टर में से, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है कि नहीं, कि कितने मार्क्स का इसमें पूछा जाने वाला है, तो कितना ज्यादा आपको इसको इंपॉर्टेंस देनी है इस चैप्टर को। दूसरा, हमने किया है यहाँ पर मॉडल पेपर का भी एनालिसिस। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो क्या होता है कि फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले यानी कि फाइनल एग्जाम से पहले जारी करता है एक मॉडल पेपर, तो उसका भी हमने एनालिसिस किया है। और उसका जब हमने एनालिसिस किया तो उसमें हमको पता चला कि भाई इस बार जो है वो 3 अंक के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे थे यहाँ से, और एक जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 अंक का मॉडल पेपर के अंदर जो है प्रश्न पूछा गया है। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर रिलीज किया है उसमें ये जो आव्यूह हमारा जो चैप्टर है उसमें 6 अंक है, तो उसमें 3 क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं और एक क्या है मेरे पास में लघुत्तरीय प्रश्न आया है। इस तरीके से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं बात करूं कि और भी क्या क्या संभावना बन सकती है क्वेश्चंस आने की, तो वो बन सकती है क्या कि आपको जो है वो डायरेक्ट 2 क्या दे दे, वो लघुत्तरीय प्रश्न दे दे 3-3 नंबर के, इस तरीके से आपके 6 नंबर डिसाइड हो जाए। या फिर कर सकते हैं कि 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दे और एक दीर्घितीय प्रश्न दे दे, या फिर हो सकता है कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दे, एक अति लघुत्तरीय और एक क्या है हमारे पास में लघुत्तरीय प्रश्न हमारे पास में आ जाए। इस तरीके से आपको क्या है 6 नंबर के क्वेश्चंस किसी एक अध्याय में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा जो है वो मॉडल पेपर में किस तरीके से दिया था वो भी हमने आपको जो है बता दिया है, ताकि आप उस तरीके से भी अपनी तैयारी को रखें। और चूंकि हम जो चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घितीय हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे भी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। अरिविहान है तो संभव है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो हमने जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस किया है, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो करवा दिए जाएंगे इसके साथ में ही, तो आपको वहां से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है भाई। तो चलिए बिना देरी किए हम जो है जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अब इस लेक्चर को, ठीक है ना, जहां पर कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मैंने आपको बताया डेफिनेशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, प्रॉपर्टीज हो सकती है, वो सब हम पढ़ेंगे और इसके बाद में करेंगे क्या, क्वेश्चंस। तो चलिए हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर को। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक करके टॉपिक्स समझते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस है जो कि यूज में आने वाली हैं। अगर मैं बात करती हूँ मैट्रिक्स की, आव्यूह की, तो इसका जो इस्तेमाल होता है ना गणित में, वो बहुत सारा, अगर मान लो डाटा है जैसे कि साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, बहुत सारे डेटा का आपको एनालिसिस करना है, तो वहां पे ये मैट्रिक्स जो है वो यूज होता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का यूज जो है वो बड़े बड़ी कैलकुलेशंस करने में, वहां पे जो है साइंटिस्ट वगैरह इसका जो है इस टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो मैट्रिक्स पढ़ना है, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स मतलब होता है यहाँ पे क्या, आव्यूह। दो चीजें हम यहाँ पे
बोलते हैं इसको मैट्रिक्स भी, या फिर हम बोलते हैं इसको क्या, आव्यूह। देखिए, यदि m कोमा n संख्याओं के समुच्चय को आयताकार रूप यानी कि रेक्टेंगुलर एरे में इस प्रकार रखा जाए कि उसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, तो इस रूप को m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि भाई मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह होता क्या है। मैंने कहा था ना आपको 0 से बताया जाएगा। तो यदि m n संख्याओं के समुच्चय को आयताकार रूप में इस प्रकार रखा जाए कि उसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, तो इस रूप को m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं। m क्रॉस n को मैट्रिक्स का क्रम या कोटि यानी कि उसका ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात यहाँ पे करती हूँ तो ये होती है मेरी पंक्तियां। ये क्या है भाई, मेरी पंक्तियां। कितनी पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी स्तंभों की, तो स्तंभ क्या है, स्तंभ होते हैं हमारे ये मेरे क्या है यहाँ पर स्तंभ। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा अगर मैं इसमें देखती हूँ, तो जो क्षैतिज हमारी जो होती है वो होती है क्षैतिज अवयव हमारे होते हैं क्या, पंक्तियां। और जो हमारे ऊर्ध्वाधर होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे स्तंभ होते हैं। तो कितने स्तंभ है भाई, यहाँ पे 2। यानी कि इसकी कोटि कितनी हो जाती है, 3 क्रॉस 2। यानी कि इसका ऑर्डर क्या है भाई, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारा। कौन सा, ये वाला। यानी कि हमारा ये जो आव्यूह है वो 3 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। उसने यही लिखा कि यदि m कोमा n संख्याओं के समुच्चय को आयताकार रूप में इस प्रकार रखा जाए कि उसमें m पंक्तियां, तो मान लीजिए कि ये वाला मेरा नंबर क्या है यहाँ पे m, और क्या बोला उसने यहाँ पे n क्या हो मेरे पास में यहाँ पे स्तंभ हो, तो इस रूप को जो मेरा बना यहाँ पे m क्रॉस n, ठीक है ना। m क्रॉस n को मैट्रिक्स कहते हैं। m क्रॉस n को मैट्रिक्स का क्रम या कोटि कहते हैं। विभिन्न संख्याएं जो होती है वो मैट्रिक्स की अवयव कहलाती है। यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तो ये क्या है भाई, ये इस मैट्रिक्स के क्या है, अवयव है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसकी कोटि या इसका क्रम क्या होने वाला है। कितनी पंक्ति है इसमें, 3 पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ भी कितने हैं, 3 है। यानी कि इसकी कोटि जो है वो 3 क्रॉस 3 है। इसकी कोटि की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए इसमें पंक्ति कितनी है, 2 है। और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 3 है। यानी कि ये कितना, 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे अवयवों की, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे 3 क्रॉस 2 कोटि का ये आव्यूह है, इसमें अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि यदि आप इसकी कोटि का आपस में गुणा कर ले, 3 इंटू 2 तो कितना आता है, 6। तो कितनी हो जाती है, अवयवों की संख्या हो जाती है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसको ना गिनूं बल्कि इसकी कोटि जो बन रही है उसको देख लूं, तो 3 तिया कितना हो जाता है, 9। 9 क्या हो जाएगी इसमें, अवयवों की संख्या। ऐसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो mn बराबर क्या निकल के आएगा, 2 इंटू में 3 बराबर कितना जाएगा, 6। यानी कि यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी है, 6। ठीक भाई। तो जब हम इसकी कोटि लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं पंक्ति कितनी है और फिर हम लिखते हैं कि उसके स्तंभ कितने हैं। तो m क्रॉस n यहाँ पर हमारा जो है वो बन करके आता है। और जो हमारा ये m क्रॉस n बन के आता है वो m होती है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और n होती है हमारे स्तंभों की संख्या। और अगर इन दोनों को आपस में इंटू कर दे, यानी कि इसकी जो क्रम या फिर जो कोटि है उसका अपन आपस में गुणा कर दे, तो उतने ही हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अवयव अंदर, या फिर बोले कि आव्यूह के अंदर, तो उसके होते हैं क्या, अवयव। बढ़िया, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्या क्या समझना है हमको इसमें। देखिए भाई क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स अथवा आव्यूह अवयव। मैंने भी आपको बता ही दिया अवयव क्या होता है, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ संख्याएं आपको दिख रही है 1 0 -3 डैट डैट डैश, यानी कि ये जो दिख रही है ये क्या है, यहाँ पर इसके ये अवयव है। इनको हम इंग्लिश में एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ संख्याएं मैट्रिक्स की अवयव है, इसमें कुल 9 अवयव है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो कोटि बनने वाली है वो 3 इसमें पंक्ति है और 3 ही क्या है, इसमें स्तंभ है। तो आपको पता ही है कि इसके जो अवयवों की संख्या होने वाली है वो कितनी हो जाएगी, मेरे पास में 9 हो जाएगी। पंक्ति एक मैट्रिक्स में बाएं से दाएं तत्वों की क्षैतिज व्यवस्था है। पंक्ति क्या होती है, पंक्ति किसी मैट्रिक्स में बाएं से दाएं तत्वों यानी कि अवयवों की क्षैतिज व्यवस्था है। मैंने आपको बताया था ना, ये क्षैतिज व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति। स्तंभ एक मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे तत्वों की लंबवत या बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये ऊपर से नीचे इनकी तत्वों की क्या है, ये ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है भाई,
कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल गया कि इसमें पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, अवयव क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी कोटि क्या होती है, अवयव कैसे निकाल सकते हो कोटि से, ये भी पता चल गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है आपको, रिवीजन हो रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन। चलिए, मैट्रिक्स अथवा आव्यूह, एक मैट्रिक्स जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हैं, उसे कोटि m क्रॉस n का मैट्रिक्स या सरल शब्दों में m क्रॉस n मैट्रिक्स कहा जाता है। कोटि m क्रॉस n के मैट्रिक्स में mn तत्व होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपको ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा, कहाँ पर, अरिविहान के ऐप पर। तो अवयव की कोटि मेरे पास में क्या है, m क्रॉस n, और अगर अवयवों की बात करूं तो mn अवयव यहाँ पर इसमें होने वाले हैं। तो यदि आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसकी जो मैं अगर बात करूं कोटि, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी है, m क्रॉस n है, यानी कि इसमें m तो क्या है अपनी यहाँ पे पंक्तियां आपको दिख रही है, पंक्तियों की संख्या कितनी है m, और स्तंभों की संख्या कितनी है यहाँ पर n। तो m क्रॉस n कोटि का क्या है मेरे पास में, ये अवयव है, और इसमें अवयवों की संख्या की बात करूं तो वो कितनी है, mn है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है भाई। नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर कि देखिए, इसमें और इसको एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ जो पंक्ति दिख रही है अपनी i बराबर 1 2 3 4, ये जो i दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये पंक्तियों की संख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना, m तक है, और स्तंभ जो है वो हमारे पास में क्या है यहाँ पर, जो कि हमने बात कर दिया क्या, j है। तो यदि मैं अगर मैं बोल रही हूँ ना, यदि अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा जो अवयव है, ठीक है, ये अवयव मेरा aij है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये अवयव जो है ना मेरा aij है, आई का मतलब है कि ये हमारे कौन सी पंक्ति में है, और जे का मतलब है ये कौन से स्तंभ में है। तो अगर आपको पता चल पा रहा है तो ये पहली पंक्ति और पहले ही स्तंभ में है, यानी कि इसमें पंक्ति कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, पहला, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया अपन ने यहाँ पर, A11। ठीक है ना, ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे कि A11 A12 A11, ये बता रहा है कि अवयव हमारा कौन सी पोजीशन पे बैठा है, ठीक है ना, उसकी जगह कौन सी है। तो यदि आप A11 की बात करेंगे तो A11 का मतलब है कि वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठा है। अगर मैं बोलती हूँ A12, इसका मतलब है कि वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में बैठा है। समझ में आ रही है चीजें। तो यहाँ पे जो आई है ना वो बता रहा है पंक्ति को, और जे बता रहा है मेरे पास में किसको, स्तंभ को। मैट्रिक्स ए में कुल तत्वों की संख्या जो है वो m इंटू में n होगी, ये मैं बता चुकी हूँ। A बराबर aij m क्रॉस n, यहाँ संख्याएं A11 A12 aij amn मैट्रिक्स की अवयव है, ठीक है। अवयव aij मैट्रिक्स की आई बी पंक्ति, देखो यहाँ पे अवयव aij मैट्रिक्स की आई बी पंक्ति, आई बी मतलब कि कोई सा भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तथा जेवे स्तंभ में स्थित है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से अगर आपको अवयव दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ए अवयव है ना वो आई बी पंक्ति और जेवे स्तंभ में बैठा है। इसलिए अभी मैं इसको कह रही हूँ कि A21 है, इसका मतलब है कि ए मेरा दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में बैठा है, ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, ठीक है, बढ़िया समझ में आया। चलिए अब देखेंगे हम आगे क्या क्या हमारे जो हैं और बनेंगी चीजें। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि आव्यूहों के प्रकार, यानी कि आव्यूह जो है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यदि हम यहाँ पर देखना चाहें तो देखिए भाई, आव्यूहों के प्रकार में आपको विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एकल अवयव आव्यूह, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। एकल अवयव आव्यूह का मतलब होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो, यानी कि इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये, ठीक है। तो ये आपको जो आव्यूह दिख रहा है ना, ये है मेरा एकल अवयव आव्यूह, ठीक। तो एकल अवयव आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव हो, उसको हम बोलते हैं एकल अवयव आव्यूह। फिर है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति होती है, मतलब कि देखिए जरा 2 1 2, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये है मेरा क्या, पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही पंक्ति हो, इसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें एक ही स्तंभ हो, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 1 2 1, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरे पास में यहाँ पे स्तंभ आव्यूह, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो पंक्ति आव्यूह वो जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ आव्यूह वो जिसमें एक स्तंभ हो। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके की सारे के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी कि देख लीजिए इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये क्या है, शून्य आव्यूह है।
इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या है इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। तो ये होता है मेरा क्या शून्य आव्यूह, इसको हम बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। तो शून्य आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसके सारे के सारे अवयव क्या होते हैं यहाँ पे शून्य होते हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्रॉस एन उसकी कोटि को बताएगा। आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह वो आव्यूह होता है जहां पे स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, यानी कि m इज नॉट इक्वल्स टू n, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आयताकार आव्यूह या फिर रेक्टेंगुलर आव्यूह, ठीक है। तो आयताकार आव्यूह वो आव्यूह होता है जहां पे स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं होती है, दोनों आपस में बराबर नहीं होती है। इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए 2 3 2 और 4 3 1, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो तो क्या है पंक्ति है और तीन क्या है मेरे स्तंभ है, यानी कि यहाँ पे जो है पंक्तियां स्तंभ के बराबर नहीं है, और ये है मेरा क्या आयताकार आव्यूह यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर आपको सारे के सारे क्या करे बढ़िया तरीके से आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार मैंने आपको बताए। एक बार और देख लेते हैं। एकल आव्यूह, एकल अवयव आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें सिर्फ एक अवयव होता है। पंक्ति आव्यूह वो आव्यूह होता है इसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है। स्तंभ आव्यूह का मतलब है उसमें सिर्फ एक स्तंभ होता है। शून्य आव्यूह का मतलब है जिसमें सारे अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं। और आयताकार आव्यूह का मतलब होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। यदि आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे दो पंक्ति थी तीन स्तंभ थे, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है मेरा आयताकार आव्यूह है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं अब हमारा क्या आने वाले हैं और प्रकार। अब है हमारा यहाँ पे क्या वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह क्या होता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। वर्गाकार आव्यूह, तो वर्गाकार आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति की संख्या जो है वो स्तंभों के बराबर होती है, इन दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इसका मतलब मैं इसमें कह सकती हूँ कि 3 1 2 2 1 0 और 0 1 2 कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीन ही पंक्ति है और तीन ही क्या है मेरे पास में स्तंभ है, यानी कि इसमें m बराबर n है, यानी कि इसमें क्या है भाई पंक्ति बराबर है किसके स्तंभों के, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं भाई इसको वर्गाकार आव्यूह, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या समझ लिया कि भाई वर्गाकार आव्यूह किसे कहते हैं, जहां पर की स्तंभों की संख्या और पंक्ति की संख्या क्या होती है आपस में बराबर होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह वो होता है कि उसके मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या हो जीरो हो। देख लेते हैं भाई इसका एग्जाम्पल, यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि सिर्फ मुख्य विकर्ण पर ही अवयव होंगे, बाकी सारे अवयव क्या होंगे यहाँ पर मेरे पास में जीरो होंगे। तो मैं इसको क्या बोलूंगी कि ये क्या है मेरा यहाँ पर विकर्ण आव्यूह है। तो विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसपे मुख्य विकर्ण पर ही अवयव यहाँ पे इसमें होते हैं, मतलब कि मुख्य विकर्ण पर ही अलग अलग अवयव होते हैं और बाकी सारे अवयव क्या होते हैं मेरे यहाँ पर शून्य होते हैं, ठीक भाई। तो इसको हम बोलते हैं क्या विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जहां पर कि इसके मुख्य विकर्ण पर तो अवयव होते हैं, लेकिन मुख्य विकर्ण को छोड़ करके अगर मैं बाकी अवयवों की बात करूं तो वो क्या होते हैं मेरे पास में शून्य होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। अगर मैं बात करती हूँ अदिश आव्यूह की, तो अदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है। अब चूंकि अदिश आव्यूह है, ठीक है, और चूंकि ये विकर्ण भी है, तो मैंने बोला कि अदिश आव्यूह एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है कि जिसमें इसके मुख्य विकर्ण पर जो अवयव होते हैं ना वो समान होते हैं, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बाकी अवयव क्या होंगे अपने यहाँ पे मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जो बाकी अवयव होंगे वो अपने शून्य ही होंगे, क्योंकि ये एक विकर्ण आव्यूह भी है, लेकिन ये एक ऐसा विकर्ण आव्यूह है जिसमें कि जो अपने अवयव होते हैं ना मुख्य विकर्ण पे वो क्या होते हैं समान होते हैं। समझ में आ गई बात। तो विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर क्या वही कि हमारे जो है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो अदिश आव्यूह, मैंने क्या बताया आपको दो आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें कि इसके मुख्य विकर्ण को छोड़ करके बाकी सारे अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं। और अदिश आव्यूह की अगर मैं बात करूं, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। एक ऐसा आव्यूह होता है, एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स होता है जिसके कि मुख्य विकर्ण पे अवयव होते हैं वो सारे के सारे समान होते हैं और मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी सारे अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं, ठीक है भाई। तो विकर्ण आव्यूह देख लिया, अदिश आव्यूह देख लिया।
अब बात करते हैं यहाँ पे एकक या तत्समक आव्यूह की, इसको हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो एकक और तत्समक आव्यूह वो होता है जिसमें कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक एक होते हैं और बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अगर 3 × 3 कोटि का अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से अपना जो है बनने वाला है। ठीक, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर आपको, ये कौन सा आव्यूह है, ये है हमारा कौन सा, एकक या तत्समक आव्यूह। इस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो एक होते हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुजीय आव्यूह की। तो त्रिभुजीय आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के या फिर नीचे के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। कैसे, तो देखिए त्रिभुजीय आव्यूह, मैंने क्या बोला, बहुत देखते हैं। त्रिभुजीय आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के या फिर नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं। यानी मुख्य विकर्ण, मुख्य जो हमारा विकर्ण रहेगा उसके नीचे के सारे अवयव शून्य होंगे या फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य होंगे, उसको हम बोलते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना यहाँ पे कौन सा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है अपना निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो अगर मैं बात करती हूँ ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की, तो इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव होते हैं ना वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यानी कि ये मेरा मान लो A11 है, ये A12 है, ये A13 है। ठीक है, फिर क्या है भाई मेरा, ये A22 है, ये मेरा कितना हो गया यहाँ पे A23 हो गया। ठीक है, तो ये वाले मेरे जो अवयव रहेंगे ना, ये मेरे क्या है यहाँ पर, ये मुख्य विकर्ण मेरा कहाँ से, अरे सॉरी, मुख्य विकर्ण जो है वो मेरा क्या है, ये वाला होने वाला है। ये जो है विकर्ण में आ रहा है ना एलिमेंट, ये अवयव जो है विकर्ण में आ रहा है, तो ये मेरा मुख्य विकर्ण हो गया। ठीक है, इसके तो मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सारे अवयव मेरे को दिख रहे हैं, मुख्य विकर्ण कौन सा बन रहा है भाई मेरा, मुख्य विकर्ण मेरा जो है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है भाई, अभी अपन ने बात की ना विकर्ण की, तो इस तरीके से जाता है। तो ये जो मेरा मुख्य विकर्ण है इसके नीचे के सारे अवयव क्या है, यहाँ पर शून्य है, और ऊपर क्या बन रहा है आपको अगर दिख रहा हो तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो त्रिभुजीय आव्यूह वो होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के या ऊपर के सारे अवयव शून्य होते हैं। यहाँ पर मैंने बात की ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य थे। अब अगर मैं बात करती हूँ निम्न त्रिभुजीय आव्यूह की, तो इसमें अपन पहले मुख्य विकर्ण बना लेते हैं और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के क्या होंगे, सारे अवयव यहाँ पर क्या होने वाले हैं, अब शून्य होने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, ये वाले मेरे जो अवयव हैं ये क्या हो जाएंगे मेरे पास में, शून्य, क्योंकि ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये मेरा जो विकर्ण बन रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, विकर्ण, और इससे मुख्य विकर्ण मेरा ये है, और इससे ऊपर के जितने भी अवयव है वो क्या है मेरे यहाँ पे शून्य है, और आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो त्रिभुजीय आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के या ऊपर के सारे अवयव शून्य होते हैं। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह वो होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य होते हैं, और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह वो होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव शून्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों के प्रकार देख लिए हैं। चलिए कुछ और हम देखते हैं, अब आगे क्या है जो डिस्कस करना है। अब जो है यहाँ पर अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, क्योंकि चूंकि हम क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे हम क्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे, घटाव करेंगे, है ना, भाग देंगे, तो वो सब चीजें हम देखते हैं। तो मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, आव्यूह का योग व घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार है कि उनकी पंक्तियां समान है तथा स्तंभ भी समान है। ठीक, दो मैट्रिक्स इस तरीके से है कि उनकी पंक्तियां और स्तंभ दोनों आपस में क्या है, समान है, अर्थात वे एक ही कोटि के हैं। ठीक है ना, अगर दोनों मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ आपस में समान होंगे इसका मतलब यही है कि उनकी कोटि भी समान है। ठीक है ना, तो मतलब क्या होना चाहिए, वो समान कोटि के हैं, तो उनका योग या फिर घटाव एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका प्रत्येक अवयव ए और बी के संगत अवयवों का योग या फिर घटाव होगा। पहली बात तो यही है अपनी
कि हम दो मैट्रिक्स को जोड़ या फिर घटाओ तभी कर सकते हैं जब वो दोनों आपस में कैसे हो, समान कोटि के हों, और फिर अपने पास में बन के आएगा एक और मैट्रिक्स जो कि उसी कोटि का होगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है। अगर मैं बात करूं कि मुझे ए प्लस बी करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है। अब उसने क्या बोला हमको, यहाँ पे देखना, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके प्रत्येक अवयव ए और बी के संगत अवयवों का योग या घटाव होगा। यानी कि जब आपको पता चल गया है कि इन दोनों की कोटि बराबर है, 2x2 कोटि का है, दो पंक्ति दो स्तंभ, ये भी 2x2 कोटि का है, यानी कि इसमें जोड़ या फिर घटाव कर सकते हैं। अब अगर मैं जोड़ या घटाव दोनों की यहाँ पे बात कर लूं तो क्या होगा कि इसका जो संगत अवयव है वो इसके संगत अवयव से क्या होगा, जोड़ या फिर घटाव होगा। यानी कि अगर मैं a प्लस माइनस बी की बात करूं तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में, a11 प्लस माइनस किससे होगा भाई, b11 से, यानी कि इसका इसी के संगत अवयव से होगा, ऐसे ही इसका इसके संगत अवयव से होगा, यानी कि a12 प्लस माइनस क्या जाएगा मेरे पास में b12। ठीक है भाई। फिर इसका में क्या है मेरे पास में, a21 प्लस माइनस किससे होगा भाई, इसका b21 से। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे a22 तो इसका भी प्लस या माइनस अगर आप करोगे तो वो किससे होगा मेरे पास में, यहाँ से b22 से। और जो हमारा बन करके आएगा योग या घटाव करने के बाद में मैट्रिक्स, वो भी उसी कोटि का होगा जिस कोटि के ये दोनों मैट्रिक्स थे। है ना, बहुत ही सिंपल बात। ठीक है भाई। तो ए और बी हमको यहाँ पे दिया हुआ था, फिर उसने बोला कि वो एक ही कोटि की होना चाहिए और उनके संगत अवयवों का आपस में योग या फिर घटाव होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। आगे हम देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस, तो आपको और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया, बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट कौन सा होने वाला है। ये मैंने कर दी स्लाइड सेव, ताकि मैंने इस पे जो कुछ भी लिखा, ठीक है ना, वो आपको एज इट इज वैसा का वैसा मिल जाए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे आव्यूहों का अदिश से गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इसको बोलते हैं। यानी कि किसी भी आव्यूह का किसी भी मैट्रिक्स का अदिश से जब गुणन करते हैं तो क्या होता है। तो यदि a आव्यूह है और k एक अदिश संख्या है तो a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके प्राप्त होने वाला आव्यूह, इसको हम बोलेंगे ka। अदिश गुणन यानी कि स्केलर मल्टीपल कहलाता है। स्पष्टतः यदि a की कोटि m क्रॉस n है तो ka की कोटि भी m क्रॉस n ही होगी। यानी कि k बराबर क्या होगा, k इंटू में aij m क्रॉस n, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यदि मैं a बराबर कोई एक आव्यूह ले लेती हूँ 1 2 2 3, ठीक है ना, और k बराबर यदि मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 2, ठीक, तो यदि हम किसी आव्यूह का उसके स्केलर मतलब किसी आव्यूह को जब हम एक अदिश संख्या से गुणा करते हैं तब क्या मिलता है, जरा आप भी देखेंगे। तो मैंने 2 को यहाँ पे गुणा करूंगी किससे, 1 2 2 3 से। तो उसने हमको क्या बोला यहाँ पे कि a के प्रत्येक अवयव को k से गुणा करके प्राप्त होता है। तो a के प्रत्येक अवयव को हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में 2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है भाई। फिर उसने क्या बोला कि यदि a की कोटि m क्रॉस n है तो k की कोटि भी m क्रॉस n होगी, यानी कि कोटि तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी कोटि कितनी थी, 2 क्रॉस 2 थी। तो यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तब भी कोटि कितनी है भाई, 2 क्रॉस 2 ही तो है, यानी कि कोटि क्या है, समान है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। किसका, आव्यूह का अदिश से गुणन, यानी कि किस अदिश संख्या को जब हम आव्यूह से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में उस अदिश संख्या का गुणा होता है। बढ़िया समझ में आ गया। इसको हम क्या कर देते हैं, सेव भी कर देते हैं। ठीक है भाई। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख भी सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्या है भाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आव्यूहों का गुणन, यानी कि आपस में ही दो आव्यूहों को जब क्या करना है, आपको गुणन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आव्यूहों का गुणन, दो मैट्रिक्स गुणन योग्य तभी होंगे जब पहले की स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि दोनों समान कोटि के होंगे, बल्कि उसने क्या बोला कि पहले की स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी ना, तब भी वो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गुणन हो जाएगा उनका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों समान कोटि के हो, यानी कि उनमें स्तंभों और पंक्ति दोनों की संख्या समान हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बस उसमें शर्त रखी है उसने क्या, कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, बस उनका आपस में आप गुणा कर सकते हो।
तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तो क्या है भाई कि ये 2 क्रॉस 2 का ही था और ये भी 2 क्रॉस 2 का था। कि क्या था कि दोनों की दोनों समान कोटि के थे, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो वो इस तरीके से होता है। कैसे होता है? इसको हम बोलते हैं पहली पंक्ति का पहले पहले स्तंभ से होता है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो A1 इंटू A2 प्लस का साइन आता है B1 इंटू में C2, आपको दिख रहा है। तो यहाँ बनेगा इसका ये पहला अवयव। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से A1 इंटू B2 प्लस में क्या जाएगा B1 इंटू में D2। क्लियर? तो पहली पंक्ति का जितने भी स्तंभ हैं पहले क्या होता है उनसे गुणा होता है, बीच में लगता है प्लस का साइन। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे 3 स्तंभ होते, ठीक है ना, तो फिर 3 का वहां पे जाकर के वो चीज होती, लेकिन उसमें हमको ये वाली बात ध्यान रखना है कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए। तो मतलब आप, मैं अभी आपको सिर्फ समझा रही हूँ, वो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है भाई, तो पहली पंक्ति का पहले पहले स्तंभ से किया तो आपको इसका एक अवयव मिल गया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो आपको इसका दूसरा अवयव मिल गया, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो C1 इंटू A2 प्लस में क्या जाएगा D1 इंटू में C2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो C1 इंटू में B2 प्लस में क्या जाएगा D1 इंटू में D2। तो इस तरीके से आपको दो सदिशों का क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, गुणा करना होता है। अब चूंकि मैंने ये वाली बात आपको यहाँ पे कही एक, और चूंकि यहाँ पे देखो एक चीज और लिखी हुई है कि यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो क्या बोला था उसने, पहले के स्तंभों की संख्या यानी कि ये वाली संख्या, दूसरे की पंक्ति, पंक्ति यानी कि ये, इन दोनों के आपस में बराबर होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर है, और जो निकल करके आया मेरा वो किसके बराबर आया, मतलब कि उसकी जो कोटि हुई वो क्या हुई, पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो यदि मैं कोई एक ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 2 3 2 1 0 1, ठीक है, इसका मैं इंटू करूंगी, ठीक है ना, इसका मैं इंटू करती हूँ इससे 2 3 फिर 1 0 और 2 1 से। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि पहले की स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3 और दूसरे की पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3। हाँ भाई ठीक है, कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरी की पंक्तियों की संख्या से मैच हो रही है, यानी कि ये जो है वो मेरा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये मेरा जो है ना वो 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यानी कि इसके आपस में अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर थे, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है। अब मेरा जो निकल करके आएगा ना, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आव्यूह वो इसके 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए इसके हिसाब से। चलिए देखते हैं, इसका आप किससे करेंगे, इससे यहाँ पर गुणा करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 2 का इंटू 2 से हुआ कितना आ जाएगा मेरे पास में 4, फिर 3 का इंटू 1 से हुआ कितना आ जाएगा प्लस का 3, फिर 2 का इंटू 2 से हुआ प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 4। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 का इंटू 2 से हुआ कितना आएगा मेरे पास 6, फिर 3 का इंटू 0 से हुआ कितना आएगा मेरे पास में यहाँ से 0, फिर 2 का इंटू 1 से हुआ कितना आएगा प्लस का 2। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर दिया आपने, एक एलिमेंट मिल गया, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कर दिया, दूसरा एलिमेंट यानी कि अवयव मिल गया। अब अगर मैं बात करूं तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का इंटू 2 से करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 0 का इंटू 1 से करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, फिर इसका 1 का इंटू 2 से करेंगे क्या आएगा मेरे पास में 2 आएगा, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का इंटू 3 से करेंगे कितना आएगा 3, 0 का इंटू 0 से करेंगे कितना आएगा 0, और 1 का इंटू 1 से करेंगे कितना आएगा 1। तो यहां से आपके पास में क्या निकल के आ गया, 4 और 4 8 और 3 8 9 10 11, कितना आ जाएगा मेरे पास में 11, ठीक है, 4 4 8 9 10 11, इसके अलावा 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 8, फिर 2 और 2 4 और 3 और 1 4। तो मुझे बताइए कि उसने जो हमको बोला था कि जब आप इन दोनों का गुणा करोगे ना तो आपके पास में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में अगर आप देखो तो 2 क्रॉस 2 का अवयव आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपको, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा समय दे दिया, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से समझ में चीजें आ गई होंगी कि दो मैट्रिक्स का गुणनयोग तभी होंगे जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, और फिर जब हम उनको
इंटू करते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारे पास में जो बनकर के आता है ना अवयव, वो क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ, उसकी कोटि निकल करके आती है, जो कि आपने बिल्कुल देख भी लिया। आप इसको चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, किसी और दूसरे अवयव का एग्जाम्पल लेकर के आप इसको वापस से सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसमें काम करना है। ठीक है भाई, मेरे को लगता है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम इस तरीके के बहुत सारे मैट्रिक्स का आपस में गुणनफल देखने वाले हैं, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो है वो है मैट्रिक्स का परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि m क्रॉस n कोटि के मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर नया मैट्रिक्स बनाया जाए जिसकी कोटि n क्रॉस m हो, तो इसे ए कोटि का ए मैट्रिक्स का परिवर्त या ट्रांसपोज कहेंगे। इसे ए डैश ए की पावर टी या ए की घात कैपिटल टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आप सिर्फ ये करो, जैसे कि मतलब मान लो कि मैं ये मैट्रिक्स ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो आपके पास में मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकालना है, तो क्या करोगे, इसकी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देना है। अभी इसकी पंक्ति क्या है, 2 3, तो इसको क्या बना देंगे हम, इसका स्तंभ। ठीक है ना, 2 1 और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 0। तो अभी इसकी कोटि कितनी थी, 3 इसमें पंक्ति थी और 2 क्या थे, इसके यहाँ पे स्तंभ थे। अब इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 पंक्ति हो गई और 3 क्या हो गए, यहाँ पे इसके स्तंभ हो गए। हुआ कि नहीं ये काम, क्या बोला उसने, यदि m क्रॉस n कोटि के मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर नया मैट्रिक्स बनाया जाए जिसकी कोटि n क्रॉस m है, इसकी कोटि 3 क्रॉस 2 थी, अब क्या बन गई 2 क्रॉस 3 बन गई परिवर्तन होने के बाद में। ठीक है ना, इसका हमने क्या निकाला यहाँ पर, ये ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त निकाला, तो इसे हम उसका परिवर्त कहेंगे और इसको हम जो है ए डैश या फिर उससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास में ए डैश निकल करके आया। समझे बात को, यहाँ पे क्या थी पंक्ति, उसको मैंने बना दिया क्या स्तंभ। तो इसकी कोटि भी जो है वो 3 क्रॉस 2 थी, तो 2 क्रॉस 3 बन गई। जिसको हम बोलते हैं क्या, किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो सममित आव्यूह किसे कहते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज वाले को सेव कर लेते हैं और बाकी इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास में जगह की कमी है। चलिए देखते हैं सममित आव्यूह किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि, कब कहलाएगा भाई वो सममित, कि जब हम उसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं यानी उसका परिवर्त कर रहे हैं, तो वो ए के बराबर ही है। जैसे कि एग्जांपल देख लिए 1 3 3 2, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर है। अब यदि मैं इसका परिवर्त करती हूँ यानी कि ए डैश निकालती हूँ, ठीक है ना, इसकी पंक्ति को क्या बनाएंगे स्तंभ, और ये पंक्ति जी 1 3 उसको मैंने क्या बना दिया 1 3 स्तंभ, फिर 3 2 था उसको मैंने बना दिया 3 2 यहाँ पे स्तंभ। तो मुझे बताइए कि क्या दोनों सेम है, 1 3 3 2 1 3 3 2, अरे ये दोनों तो सेम आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास में, ए बराबर हो गया किसके, ए डैश के। तो हम इसको बोलते हैं कि क्या है भाई, ये सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए, यानी कि उसका जो हम परिवर्त निकाल रहे हैं अगर वो उसी आव्यूह के बराबर है तो वो सममित है। विषम सममित आव्यूह को हम कहते हैं कि एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि हम उसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे ना, उसका परिवर्त करेंगे तो वो माइनस ए के बराबर होता है। जैसे कि देखिए ए बराबर यदि मैंने ले लिया है यहाँ पे 0 2 -2 और 0, अब जरा इसका मुझे परिवर्त निकाल के बताइए, आप लोग करिए जल्दी। तो क्या करेंगे, हम इसकी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, 0 2 -2 और 0। ठीक है, ये निकल के आया। अब मुझे बताइए कि यदि अगर मैं इसमें माइनस का गुणा कर दूं तो क्या मेरे पास में वापस से ये a बन के आ जाएगा, देखिए जरा करके। तो यदि मैंने यहाँ पे इसमें माइनस का इंटू कर दिया, देखिए जरा, यदि मैंने यहाँ पर अगर इसे माइनस का इंटू कर दिया तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि वापस क्या बन जाएगा मेरे पास में, ए ही बन जाएगा ना। यानी कि ए डैश जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पे माइनस इसके, यानी कि ये किसके बराबर है यहाँ पर, अभी अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इसमें, तो ए डैश यहाँ पे बराबर है किसके, माइनस ए के। ठीक है ना, मतलब कि आपके पास में ए डैश ये आया, लेकिन आप अगर इसमें माइनस का गुणा कर दें तो वापस से आपके पास में ये बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ए डैश किसके बराबर है, माइनस ए के। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जहां पर कि ए डैश बराबर है माइनस ए के, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है मेरा यहाँ पर विषम सममित आव्यूह है।
ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लांबिक आव्यूह क्या है। तो एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर है आई, यानी कि अपने तत्समक आव्यूह पढ़ा था उसके, या फिर ए डैश ए अगर हम करेंगे तो वो भी किसके, तत्समक आव्यूह के ही बराबर होगा। चलिए लांबिक आव्यूह का उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। -1 0 1 0 मान लीजिए कि -1 0 0 1, ये मेरा यहाँ पर a बराबर एक आव्यूह है। अगर मैं यहाँ पर इसका परिवर्त निकालूं तो क्या निकलेगा, -1 0 0 और 1 निकलेगा। ठीक है भाई, इसका जब मैंने परिवर्त निकाला तो मेरा क्या निकला, -1 0। अगर मैं देखूं तो पंक्ति को मैंने बना दिया स्तंभ। ठीक है, चलिए अब मैं करती हूँ यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल। ठीक है ना, a इंटू में a डैश हम निकालते हैं। तो यदि मैं a इंटू में a डैश करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से -1 0 0 1 है। ठीक है, और इंटू अपन करेंगे किससे, -1 0 0 और 1 से। तो आपको पता ही है कैसे करना है, चलिए जल्दी से कर लीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -1 का 1 से -1 से होगा, कितना आएगा भाई, -1 का -1 से होगा, -1 का -1 से होगा। ठीक है, और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 का 0 से होगा तो भी 0 आएगा, और 0 का 1 से होगा तो भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आएगा यहाँ पे, -1 का इंटू 0 से होगा तो भी 0 आएगा, 1 का इंटू 0 से होगा तो भी 0 ही आएगा। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 का 0 से होगा, लेकिन 1 का इंटू जब 1 से होगा तो 1 आएगा ना। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में निकल के आएगा, यहाँ पे देखोगे तो -1 कितना हो जाएगा, 1, तो आएगा 1 0 0 1। अब मेरे को बताइए कि जो 1 0 0 1 निकल के आया ये क्या है, यही तो हमारा तत्समक आव्यूह है। यानी कि आपने जब यहाँ पे एक कोई आव्यूह लिया, उसका जब आपने परिवर्त किया और फिर इसके में दोनों को जब गुणा किया तो क्या निकल के आया आपके पास में, तत्समक आव्यूह निकल के आया, यानी कि आई निकल के आया। ठीक है, और यदि आप इसका a डैश इंटू में करोगे तब भी आई निकल के आएगा, ये आपको खुद को करके देखना है। तो इसको हम बोलते हैं कि लांबिक आव्यूह है। तो एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह कहलाता है यदि अगर आप यहाँ पर अगर मान लो कोई आव्यूह है, उसका अगर आप परिवर्त करते हो और दोनों का गुणा करते हो, यदि वो किसके बराबर आए, अपना तत्समक आव्यूह के बराबर आए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये मेरा क्या है, लांबिक आव्यूह है। आपने एक बात और ध्यान दी होगी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ग आव्यूह की। ठीक है ना, सममित आव्यूह में भी हमने वर्ग आव्यूह की बात की, विषम सममित में भी वर्ग आव्यूह और लांबिक में भी वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसकी कोटि यानी कि स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, जिसमें हमको क्या लेना होता है, वही लेना होता है। ठीक है ना, और परिवर्त तो हम किसी भी आव्यूह का निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ में ही समझाई हैं, फिर भी अगर कुछ कमी पेशी रह गई है, नहीं समझ आई है, तो हम आगे अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, वहां आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है भाई, लांबिक आव्यूह क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब जो है भाई वो हमारे क्या आ गए हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो हमारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो हमने आपको जैसा बताया था कि भाई हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो शुरुआत कर देते हैं हमारे प्रश्नों की, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे सही विकल्प चुनिए। देख लिए, क्वेश्चन है कि यदि a बराबर आपको ये दिया हुआ है एवं a प्लस एजेस बराबर i है, तो अल्फा का मान क्या है। यहाँ पर i से इसका मतलब है तत्समक आव्यूह। ठीक है भाई, i का मतलब है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तत्समक आव्यूह की बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है सीधा सिंपल सा कि भाई a बराबर में कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ पे दिया हुआ है साइन अल्फा और फिर दिया हुआ है कोस अल्फा। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले परिवर्त निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराने ही वाले हैं, इसलिए पहले पूरी टॉपिक समझा दिया कि ऐसे ऐसे होगा, तो आप बाद में हमको बोलो कि अरे कैसे पढ़ा के चले गए, पूरा समझा के ही नहीं गए। ठीक है, तो पहले ही हमने रिस्क नहीं लिया, आपको सब कुछ बता दिया। अब क्या करेंगे, इसका हम परिवर्त निकालेंगे। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे,
तो कोस अल्फा माइनस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से साइन अल्फा, फिर यहाँ पे क्या जाएगा साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में कोस अल्फा। यानी कि जो पंक्ति थी उसको बना दिया है मैंने स्तंभ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है ना हम वो करेंगे। ए प्लस ए डैश बराबर दिया हुआ है आई। चलिए हमारे पास में जो निकल के आया उसका मान रख देते हैं। कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, फिर क्या था मेरे पास में यहाँ से साइन अल्फा इंटू में क्या था कोस अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे अब हमको इसका परिवर्त जो हमने निकाला वो रखेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, माइनस में साइन अल्फा और फिर है मेरे पास में यहाँ से कोस अल्फा, और बराबर है किसका आई के। आई मतलब कि तत्समक आव्यूह के, तो वो हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि जो क्वेश्चन में हमको दिया था वैसे हमने रख दिया। अब हम कर देंगे दोनों को क्या प्लस कर देंगे। आप देख पा रहे हैं कि दोनों की कोटि बराबर है, तो संगत अवयव का संगत अवयव से हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। साइन अल्फा यहाँ पर भी क्या है माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या हो जाएगा भाई 2 कोस अल्फा हो जाएगा। और ये किसके बराबर है यहाँ पर 1 0 0 और 1 के। एक बात और है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 कोस अल्फा बराबर है किसके 1 के। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे कोस अल्फा बराबर 1/2। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कोस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो भाई कोस में 1/2 होती है कोस 60 डिग्री की वैल्यू, और 60 डिग्री को आप π/3 लिख सकते हैं। जी हाँ, कोस से कोस यहाँ पे आपका कैंसिल होगा तो आपको आ जाएगा अल्फा बराबर π/3। यही तो आपको निकालना था। तो अल्फा का मान आ गया आपका π/3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे एकदम सही आंसर, जो कि अल्फा का मान हमारा आ गया। जो क्वेश्चन आपको बोलता है वैसा वैसा अगर आप करेंगे ना तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 है। बात कर रहा है वो हमसे क्या कि 3x3 कोटि के ऐसे कितने आव्यूहों की संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि कितनी है 0 या फिर 1 है। जब हम बात करते हैं 3x3 कोटि के आव्यूहों की, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर m×n कोटि का कोई आव्यूह है तो उसमें अवयवों की संख्या mn होती है। तो 3x3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई मेरे पास 3 तिया 9, यानी कि 9 अवयव मेरे पास में यहाँ पर हर एक 3x3 कोटि के आव्यूह में 9 अवयव होते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है यहाँ पे कि कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या फिर 1 है, यानी कि दो प्रविष्टियों की बात हो रही है 0 और 1। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 9। ये डायरेक्ट आपका करने की एक ट्रिक होती है यहाँ पर कि उसने बोला कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी। तो आपको पता है कि अगर 3x3 कोटि का आव्यूह है तो उसमें अवयवों की संख्या अपनी 9 होने वाली है। फिर उसने बोला कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, यानी कि वो 2 की बात कर रहा है 0 और 1 की, तो 2 की पावर 9। तो आपको पता है कि जब आप 2 की पावर 9 को रखेंगे तो आपके पास में आंसर आने वाला है कितना 512, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कितना आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी 512 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आगे क्वेश्चन है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं जिनकी कोटि समान है तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम x और y का मान निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं 3x + 7, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे y + 1, फिर क्या है यहाँ पे 5, ये है मेरा 2 - 3x, ये बराबर है किसके 0 y - 2 8 और 4 के। अब हम करेंगे इसके संगत अवयवों को आपस में इक्वल। तो 3x + 7 बराबर में मिल रहा है मुझे 0। ठीक है, दूसरा अगर मैं देखूं तो y - 2 बराबर है 5 के। ठीक है, फिर मैं अगर देखूं तो y + 1 बराबर है 8 के। जी हाँ, फिर अगर देखें तो 2 - 3x बराबर है किसके 4 के।
ठीक है, चलिए तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3x बराबर -7, तो x बराबर यहाँ से जो मुझे मान प्राप्त हुआ x का वो -7/3। फिर y की अगर मैं बात करूं तो 5 प्लस में 2 यानी कि y आ जाएगा मेरे पास में 7। यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 8 - 1, तो यहाँ पर से भी y आ रहा है मेरा 7। यहाँ पे अगर x की बात करते हैं तो माइनस का 3x बराबर 4 - 2, तो x बराबर मेरे को यहाँ से मिल रहा है 2/3 माइनस का। तो मुझे बताइए कि y का मान तो मुझे 7 मिल गया, दोनों में बराबर आ रहा है, लेकिन x का मान मुझे एक जगह मिल रहा है -7/3 और एक जगह मुझे मिल रहा है कितना -2/3, यानी कि x का मान बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई x का मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि वो हमें हर जगह अलग अलग मिल रहा है, x के 2 मान मिल रहे हैं, तो हम नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मान ज्ञात करना संभव नहीं है। y के तो हमको मान मिल गया 7, लेकिन x का मान दोनों जगह पे अलग अलग आ रहा है, इसलिए हमने बोल दिया कि ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने आपको बोला था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे हर तरीके के। अब आता है यहाँ पे अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डॉट बी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 4 3 2 दिया हुआ है, ठीक है भाई। और बी दिया हुआ है आपको क्या? 1 3 2 5। चलिए जल्दी से, मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से मैट्रिक्स का गुणन करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 2 से होगा, फिर 4 का 8 से होगा, 2 से होगा कितना जाएगा? 8। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 प्लस का साइन 4 दूनी 8। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 दूनी 6 प्लस में 5 चौके 20। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 एकम 3 और प्लस में 2 दूनी 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 तिया 9 और प्लस में 5 दूनी 10। कितना आ जाता है भैया आपके पास में? यहाँ से तो 8 और 2 10 और यहाँ पे आता है कितना? 26। वही हो जाएगा मेरे पास में 7 और ये आ जाएगा 19। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर ए बी बराबर में कितना निकल के आ गया? ये आ गया 10 26 7 और 19। ये हो जाता है यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है ना? तो मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणन करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन है हमारा कि यदि आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो, यानी कि सारणिक ए बराबर 0 हो तो आव्यूह ए होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यदि किसी आव्यूह के, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान, ये किसी आव्यूह था अपना ए, उसका सारणिक है, तो यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर होता है तो आव्यूह जो है वो क्या होता है? अव्युत्क्रमणीय होता है। ठीक है भाई, क्या होता है यहाँ पर? आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होता है। और यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो आव्यूह जो है ना मेरा, वो व्युत्क्रमणीय होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है बात। ठीक है, ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर होता है तो आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होता है, और यदि किसी सारणिक के आव्यूह का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो आव्यूह जो है वो क्या होता है? व्युत्क्रमणीय होता है। यदि x प्लस वाई बराबर दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? x का मान ज्ञात करना है। तो यदि मैं इन दोनों, इसको अगर मैं समीकरण 1 मान लूं और इसको अगर मैं समीकरण 2 मान लूं और समीकरण 1 को प्लस कर दूं समीकरण 2 से, तो क्या मुझे x का मान मिल जाएगा? जी हाँ। तो यदि मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से प्लस करती हूँ तो x प्लस वाई प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में? यहाँ से x माइनस वाई, तो y से तो y मेरा क्या जाएगा? कट जाएगा। और क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? 2x। ठीक है ना? क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? 2x। तो 2x बराबर में क्या आ जाएगा भाई मेरे पास में? यहाँ से क्या है? 1 माइनस 2 3 और 4 और प्लस में क्या है मेरे पास में? यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 2 माइनस 1 और 0। ठीक है भाई, इन दोनों को आपको यहाँ पे प्लस कर देना है। चलिए, तो संगत अपना जो अवयव है उसका संगत अवयव से होगा, तो 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0।
ठीक है ना। फिर क्या है मेरे पास में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और 4 प्लस में क्या है मेरे पास में यहाँ पे 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास में 4 आ जाएगा। तो ये क्या आया मेरे पास में 2x निकल के आ गया। क्या आ गया मेरे पास में 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 4 0 2 4। आपको पता है कि सारणिक में आपका करेंगे, आप इसका पूरा का पूरा क्या करोगे, आप इसमें इनका गुणा कर दोगे, तो 4/2, ठीक है ना। अगर आप गुणा करोगे तो ये क्या है भाग में है, तो इसका भाग जाएगा सब में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा ये 4, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 कम 2 हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि आपका जो मान आने वाला है यहाँ पर जो x का मान निकल के आएगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 0 1 और 2 निकल करके आपके पास में आ जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 मानना है, इसको समीकरण 2 मानना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये दोनों टर्म आपस में जुड़ेंगी और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो बाय से बाय कट जाएगा, 2x बचेगा। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ना है, वो आएगा। फिर x बराबर चूंकि मान चाहिए था तो 2 अपना जहाँ पे भाग में चला जाएगा, और जब इसका इसमें भाग दोगे तो आपके पास में 2 0 1 2 आ जाएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बाय का मान ज्ञात कीजिए, तो उस केस में आपको इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। जब घटाओगे तो यहाँ पे x से x कट जाएगा और बाय आ जाएगा, यानी कि 2y आ जाएगा। फिर वहां से आप बाय को निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ऐसे भी वो पूछ सकता है। यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है, ऐसे आव्यूह को हम बोलते हैं क्या, शून्य आव्यूह। ठीक है ना, तो यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो ऐसे आव्यूह को शून्य आव्यूह कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब है हमारा कि यदि a बराबर दिया हुआ है तब a प्लस a डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर a बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। प्लस में आपको क्या करना है, इसका परिवर्त करना है। तो चलिए पंक्ति को बना देते हैं स्तंभ, 3 और 4, स्तंभ को बना देते हैं पंक्ति। ठीक है, ये पंक्ति को मैंने बना दिया यहाँ से स्तंभ। बस इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, चूंकि कोटि समान है। और इसके बाद में संगत अवयवों का संगत अवयव से क्या हो जाएगा, यहाँ से योग हो जाएगा। तो 1 + 1, ठीक है, 2 + 3, 3 + 2 और 4 + 4 क्या निकल के आ जाएगा भाई, मेरे पास में जाएगा ये 2 3 और 2 5, यहाँ जाएगा 5 और ये कितना जाएगा मेरे पास में 8। ठीक है, ये हो जाने वाला है यहाँ पे आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, 2 5 5 और ये 8। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि a डैश बराबर a है, यानी कि किसी आव्यूह का परिवर्त उसके बराबर है, तो एक ऐसा आव्यूह है। ये मेरा कैसा आव्यूह है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये मेरा कैसा आव्यूह है, ये मेरा सममित आव्यूह है। ठीक है भाई, चलिए इसका हम स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक है ना, केवल एक स्तंभ हो, जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे कि अपन लेते हैं 1 2 3 को, ये क्या है मेरे पास में एक स्तंभ आव्यूह है। चलिए इसको भी मैंने सेव कर दिया ताकि आपको सारे के सारे नोट्स अरिविहान के ऐप पर मिल जाएं। चलिए अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जिसमें कि मैं आपको 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय हर तरह के प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम कवर यहाँ पर करेंगे। तो मेरे साथ में शुरू कर देते हैं, जल्दी से देखते हैं। यदि यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और b बराबर भी हमको एक आव्यूह दिया हुआ है, तब वह आव्यूह x ज्ञात कीजिए जिसमें कि कंडीशन यहाँ पर उसने हमको एक दे रखी है कि 2a + 3x = 5b। तो उसने क्या बोला हमको कि a और b दो आव्यूह दिए हुए हैं, आपको आव्यूह x को ज्ञात करना है, और उसने एक कंडीशन हमको यहाँ पर दे रखी है। यदि आप यहाँ पे इस कंडीशन पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो क्या दिया हुआ है भाई मुझको यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर ये कंडीशन जो दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है, 2a प्लस में दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3x बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ से आपको 5b। यदि आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या करना है भाई, हमको यहाँ पर चूंकि x का ही मान ज्ञात करना है,
आव्यूह x ज्ञात करना है, तो बाकी जो भी चीजें हैं वो मैं वहां पे लेके जा सकती हूँ, यानी कि 5 भी यहाँ पर रहेगा, 2a को यहाँ पे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये अपना माइनस का 2a हो जाएगा। फिर x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/3 5b माइनस में 2a। ठीक है भाई, हो सकता है ये वाली चीज, तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा x प्राप्त हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं हम, जी हाँ कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है अब इसको लेकर के चलेंगे और यहाँ पे सारी वैल्यू रख करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो x बराबर क्या है मेरे पास में यहाँ से 1/3, इसके बाद में क्या है मेरे पास में यहाँ से 5 और फिर क्या है b। तो b बताइए मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे रख दूं? हाँ चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/3 अपना था, फिर क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 5 और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ से b। तो b मैट्रिक्स हमको क्या दिया हुआ है यहाँ से 2 -2 4 2 -5 और क्या दिया हुआ है मेरे को यहाँ से 1 दिया हुआ है। ठीक है भाई, फिर हम लेंगे यहाँ पे माइनस में क्या था 2 इंटू में a। तो a मैट्रिक्स जल्दी से हम लिख लेते हैं 8 0 4 -2 3 और 6। और हमने आपको पहले से ही सारी की सारी चीजें बता चुकी हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं कि किस तरीके से जब हमारा यहाँ पर एक संख्या होती है तो उसको पूरे के पूरे मैट्रिक्स में क्या होता है उसका यहाँ पे गुणा किया जाता है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेके आप, मुझे पता है बैठे ही हैं, तो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 10, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 पचम 25 और यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में 5 माइनस में 2 का इंटू यहाँ पे होगा तो क्या जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16 0 4 दूनी 8 माइनस का 4 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 12। कोई दिक्कत आपको नहीं। अब क्या करना है हमको इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स का हम जोड़ना या घटाना कब कर सकते हैं, जबकि उनकी कोटि क्या हो बराबर हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी कोटि बराबर है, जी हाँ 3 यहाँ पे पंक्तियां हैं 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है, यानी कि ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो हम इसको यहाँ पे घटा सकते हैं। तो चलिए जरा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 मेरा बाहर ही रहेगा, यहाँ पे आप इसको उसमें आपस में क्या करेंगे घटाएंगे। तो 10 -16 10 -16 मतलब कितना बचेगा मेरे पास में यहाँ से माइनस का 6 -10 -0 क्या बचेगा यहाँ से मेरे पास में माइनस का 10 20 -8 कितना बचेगा भाई, 20 में से 8 गए तो 12। ठीक है ना, 10 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या जाएगा 10 + 4 14। फिर यहाँ से देखेंगे माइनस का 25 और माइनस का 6, माइनस का 25 माइनस का 6 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 31 हो जाएगा। और 5 माइनस में क्या जाएगा यहाँ पे 12। तो 12 में से आप मुझे बताइए 5 गए तो कितने बचे भैया, कितने बचे मेरे पास में यहाँ पे 7, लेकिन किसके आएंगे यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यू आ गई और ये क्या वैल्यू आई है मेरे पास में यहाँ पे x की आई है। अब यहाँ पर चूंकि 1/3 है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस आव्यूह के सभी अवयवों में 3 का कर देंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, तो मुझे x की जो फाइनल वैल्यू थी वो निकल के आ जाएगी। चलिए जल्दी से मुझे बताइए यहाँ पर क्या आने वाला है। 3 का भाग आप 6 में देंगे, कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 2 3 दूनी 6 माइनस का क्या जाएगा यहाँ से 10/3 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, फिर इसके बाद में 3 चौके 12 12/3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 3 चौके 12। फिर इसके बाद में यहाँ पे 14/3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 14/3। फिर -31 बटे में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 3 और फिर इसके हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7/3। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हो जाती है यहाँ पर आपकी x की फाइनल वैल्यू। तो उसने सिंपल सा पूछा था कि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दिया हुआ था, तब उसने बोला था कि x मैट्रिक्स हमको जो है यहाँ पे ज्ञात करना है। एक उसने कंडीशन दे रखी थी, इस कंडीशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और हमने देखा कि यहाँ से जो है x बराबर इस तरीके से निकला जा सकता है। हमने उसमें सारी की सारी वैल्यूज रखी और हमारा आंसर x का जो है वो निकल करके ये आ गया। क्या आ गया भाई, x बराबर -2 -10/3 4 14/3 -31/3 और -7/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाला है। तो अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि a दिया है b दिया है तो हमको a b और b a ज्ञात करना है। पहले क्या करेंगे, पहले a b करेंगे और फिर b a ज्ञात करेंगे और फिर बताएंगे कि a b और b a आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दो मैट्रिक्स का किस तरीके से गुणा किया जाता है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर वही चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे को, a बराबर दिया हुआ है 1 -2 3 और क्या दिया हुआ है -4 2 और 5। ठीक है, इसके बाद में b बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ से हमको 2 3
4 5 2 और 1 दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताइए कि इसका जो है वो कोटि क्या होने वाली है। तो 2 पंक्ति हैं और कितने कॉलम है भाई, हमारे यहाँ पे 3 कॉलम है। इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या इसकी कोटि है, इसमें 3 पंक्ति है और 2 क्या है मेरे पास में यहाँ से स्तंभ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या मेरी ये दोनों बराबर है? जी हाँ, पहले मैट्रिक्स का मेरा जो स्तंभ है और दूसरे मैट्रिक्स की मेरी जो क्या है पंक्तियां हैं, उन दोनों क्या है आपस में यहाँ पे बराबर है। और मैंने आपको पहले से ही एक डेफिनेशन, एक परिभाषा बताई थी कि दो आव्यूह का हम गुणन तभी कर सकते हैं जब ये दोनों क्या हो यहाँ पे आपस में बराबर हो। और ये चीज यहाँ पर निकल करके आई है कि भाई पहले आव्यूह की मेरी क्या कॉलम और दूसरे आव्यूह की मेरी पंक्ति आपस में बराबर है। तो अब हमारा जो निकल के आने वाला है वो कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह आएगा। याद आ रहा है? ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। चलिए, तो अब मैं जो है यहाँ पर इसको हम आगे जो है अब सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर जो है मिटा देती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मैं कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी ना कि 2 आव्यूहों का जोड़ कब हो सकता है, गुणा कब हो सकता है, उस कंडीशन को हम यहाँ पर देखते हुए ही चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमको पहले ए बी ज्ञात करना है, यानी कि ए का बी से गुणा करना है। चलिए देख लेते हैं। 1 -2 3 -4 2 और 5, ये हमको क्या दे रखा है ए। इसके बाद में बी क्या दे रखा है हमको 2 3 4 5 2 और 1 दे रखा है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से गुणा किया जाता है। चलिए देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या जाएगा मेरे पास में 2 एकम 2, माइनस में 4 दूनी 8 और यहाँ क्या जाएगा प्लस का 3 दूनी 6। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। जब आप इसको करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस का क्या जाएगा 3 दूनी 6। ये हमारा हो जाएगा एक अवयव के लिए। फिर इसके बाद में हम करेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 3 माइनस का 10 और प्लस का क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 4 दूनी 8। ठीक है ना, माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 4 दूनी 8 और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 5 दूनी 10। इसके बाद में क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 4 3 12 प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में 5 दूनी 10 और प्लस का क्या जाएगा यहाँ से मेरे पास में 5। तो आपको बताइए मुझे जरा जोड़ घटाव करके क्या आने वाला है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6 7 8, 8 में से 8 गया, कितना बचा मेरे पास में यहाँ से 0। इधर देखोगे यहाँ पे तो 3 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 10 यानी कितना बचा मेरे पास में यहाँ से 4, वो भी किसका माइनस का। 3 और 3 कितने हो गए 6 और 6 माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 4। यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास में 10। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 और 5 15 और 15 में से 12 गए तो कितने बचे यहाँ पे मेरे पास में 3। यानी कि आपके पास में जो ए भी निकल करके आया ना भाई, तो ए भी मेरे पास में ये निकल करके आ गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बी ए हमारे लिए क्या निकल के आने वाला है। तो बी क्या है मेरे पास में यहाँ से 2 3 4 5 2 और 1 है। इसके बाद में अगर देख लेते हैं हम ए क्या है, तो ए हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 और 5। चलिए अब इन दोनों का हम जो है आपस में गुणा करके देखते हैं। तो क्या बताया मैंने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 2 एकम 2 और यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 4 3 12। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 एकम 2 और माइनस से क्या जाएगा 4 3 12। फिर क्या आएगा अपने यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा मेरे पास में माइनस का 2 दूनी 4 और प्लस का क्या जाएगा 3 दूनी 6। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 दूनी 6 और प्लस में जाएगा यहाँ से 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4 और माइनस का जाएगा 5 चौके 20। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8 और प्लस का क्या जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या जाएगा यहाँ से 4 दिए 12 और प्लस में क्या जाएगा यहाँ से 5 25। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करा अपन ने यहाँ पे 4 दिए 12 और प्लस में क्या जाएगा 5 25। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या जाएगा 2 एकम 2 और माइनस का क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 4 दूनी 8। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 2 दूनी 4 और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 2। फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या जाएगा यहाँ से 3 दूनी 6 और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 5 एकम 5। ठीक है, चलिए इसका जोड़ घटाओ जरा हम करके देख लेते हैं। तो 12 में से 2 गए तो कितने बचे यहाँ पे माइनस का 10 आ गया। ठीक है ना भाई, यहाँ से अगर देखेंगे 6 में से 4 गए तो कितना आ गया मेरे पास में 2, 15 और 6 कितने हो गए मेरे पास में यहाँ से 15 और 5 20 और 1 21 हो गया भाई।
ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे पास में, यहाँ से माइनस में 16 बचे। फिर यहाँ पे 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2 बचे। फिर यहाँ पे 12 और 25 को जरा आप जोड़िए, मुझे बताइए क्या आएगा। 5 और 2 कितने हो गए अपने पास में, 7, और 3 और 1 कितना हो गया यहाँ पे, 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पे 3। तो 5 और 2 7 और 2 और 1 3, 37 आ गया। फिर यहाँ पे से 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा 6 और 5 11। तो यदि आप मुझे यहाँ पर देखें तो बीए मेरे पास में क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब यहाँ पे आप एक चीज देख ही पा रहे हैं, क्या चीज देख पा रहे हैं भाई, ये मेरा जीरो था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो मेरा आव्यूह है ये 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह है, और ये जो मेरा आव्यूह है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। अब दोनों आव्यूह की यहाँ पर कोटि ही बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में कैसे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ए बी मेरा ये निकल के आया और बी ए मेरा ये निकल के आया, और हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो क्या नहीं है, ए बी जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी ए के। ठीक है, कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया हमारा कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। यहाँ पर मैं जो भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी गुणधर्म थे या डेफिनेशंस थे, वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी जाने वाला है। क्यों भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर उसने 3 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया है और आपसे वो 4 नंबर में इसको पूछ सकता है। ये सारी की सारी क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज ही है ना। यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि भाई यहाँ पर हमको प्रूव करना है अब इन प्रॉपर्टीज को, क्या क्या, कि भाई ए का आप परिवर्त करेंगे और परिवर्त का फिर वापस परिवर्त करेंगे तो आपको वही के वही आव्यूह मिल जाएगा, या फिर आप ए प्लस बी करें और उसका परिवर्त निकालें, या फिर आप ए का परिवर्त निकालें बी का परिवर्त निकालें और फिर उसको प्लस करें तो वो दोनों आपस में बराबर आते हैं। या फिर यहाँ पर किसी संख्या का जब गुणा है किसमें, हमारे जो है आव्यूह में, और उसका अगर परिवर्त करते हो या फिर आव्यूह का परिवर्त करके फिर संख्या में गुणा करते हो तो भी वो दोनों आपस में बराबर आने वाले हैं, जहां पर के क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे उसने एक साथ बना के दे दिए हैं, तो 4 नंबर में ये आपसे फिर यहाँ पे क्या करता है, पूछता है। ठीक है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, ये पहले से ही सिद्ध है, लेकिन हमको अब इस वाले क्वेश्चन के लिए इसको प्रूफ करके बताना है। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा कह रहा है ना भाई, वो क्या बोल रहा है कि हम ए का परिवर्त करेंगे और अगर उसका वापस परिवर्त करते हैं तो वो हमारा जो हम ए मैट्रिक्स यानी कि ए आव्यूह लेके चले थे ना, उसी के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बराबर हमको क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर मुझे दिया हुआ है यहाँ से 3√3 2 4 2 और 0। चलिए अब इसका मैं करती हूँ यहाँ पर परिवर्त। परिवर्त में हम क्या करते थे, स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ बना देते थे। तो यदि मैं यहाँ पे ये जो पंक्ति है इसको क्या बना दूंगी, मैं यहाँ से स्तंभ बना दूंगी। ठीक है ना, तो ये मैंने क्या करा, इस पंक्ति को यहाँ पे क्या कर दिया, स्तंभ बना दिया। तो ये क्या हो गया भाई, मेरा ए का परिवर्त हो गया। अब उसने क्या बोला, ये मेरा यहाँ पर ए मैट्रिक्स से, ठीक, उसका मैंने परिवर्त निकाला। अब वो बोल रहा है कि ये जो परिवर्त आया है ना, इसका फिर से क्या करना है, हमको परिवर्त निकालना है। यानी कि अब मुझे जो ए देश आया था ना, उसका वापस से करना है। ठीक है ना, उसका वापस से क्या करना है, मुझे यहाँ पे परिवर्त निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पंक्ति को क्या बना दूंगी, वापस से स्तंभ बना दूंगी। तो यदि आप मुझे देखेंगे तो 3 4 क्या है मेरी पंक्ति, इसको मैं क्या बना दूंगी, यहाँ पे स्तंभ बना दूंगी। ये भी क्या जाएगा मेरा, यहाँ पे √3 2 आ जाएगा, और फिर मेरा यहाँ पे क्या जाएगा, 2 और 0 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये जो मैंने ए परिवर्त का फिर से परिवर्त निकाला, तो क्या ये मेरा ए है, जरा देखिए। ए मेरे पास में क्या दिया हुआ है और ये वापस से मेरे पास में क्या निकल के आ गया, ए ही निकल के आ गया। यानी कि ये यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया कि ए परिवर्त का फिर से आप परिवर्त निकालोगे तो आपको वही के वही आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स ए ही मिल जाने वाला है। ठीक है भाई, तो ये जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट वाला था ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, यदि आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो 4 नंबर आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाला। दूसरे वाले में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई a प्लस बी का अगर आप पहले a और b को जोड़ें और फिर उसका परिवर्त निकालें, या फिर अगर आप a का परिवर्त निकाल लें फिर b का परिवर्त निकाल लें और फिर उसको जोड़ें तो भी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालती हूँ क्या, a प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो पहले मैंने क्या निकाला, यहाँ पे a प्लस बी निकालते हैं। तो a क्या दिया हुआ है मेरे पास में, यहाँ पे 3
√3 2 और क्या दिया हुआ है यहाँ से 4 2 और 0 प्लस करती हूँ मैं किसको यहाँ पर b को, तो क्या दिया हुआ है 2 -1 2 और क्या दिया हुआ है 1 2 और 4। ठीक है भाई, इन दोनों को हमको क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है। तो यदि आप देखेंगे तो क्या आएगा, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स को हम जोड़ कब सकते हैं, जब उनकी कोटि समान हो। यहाँ पर ये 2 दो पंक्ति है 3 स्तंभ है, यहाँ पे भी दो पंक्ति है और 3 क्या है स्तंभ है, यानी कि दोनों की कोटि बराबर है, तो हम इसको कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, और संगत अवयव का संगत अवयव से यहाँ पे क्या होगा जोड़ होगा। चलिए 3 और 2 कितना हो गया मेरे पास में यहाँ से 5 √3 -1, तो ये क्या जाएगा √3 -1। फिर ये 2 और 2 कितना हुआ है मेरे पास में यहाँ से 4 आ गया। फिर 4 और 1 कितना हो गया यहाँ से 5, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 0 + 4 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अब ये मेरा क्या आ गया मेरे पास में यहाँ से a + b आ गया। अब मैं क्या कर दूं, इसका यहाँ पे परिवर्त निकाल दूं। तो यदि मैं यहाँ पर a + b का परिवर्त निकालती हूँ, जो यहीं पे हम देख लेते हैं कि यदि हम यहाँ पर a + b का परिवर्त निकालते हैं, यानी कि क्या करेंगे पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को क्या कर देंगे पंक्ति, तो बताइए जरा मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, क्या करेंगे ये क्या है मेरे पास में पंक्ति, इसका क्या कर देंगे हम स्तंभ। तो क्या है यहाँ पे 5 √3 -1 और कितना है यहाँ पे 4, फिर इसका में ये क्या है अपना 5 4 4। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास में क्या निकल के आ गया a + b का परिवर्त निकल के आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर RHS की। तो RHS में वो क्या दे रहा है हमको, a का परिवर्त + b का परिवर्त। चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे उसने क्या बोला a का परिवर्त प्लस में b का परिवर्त। तो चलिए भाई a क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है, इसका क्या करेंगे परिवर्त करेंगे, तो क्या हो जाएगा पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, यानी कि क्या जाएगा 3 √3 2। ठीक, फिर 4 2 और 0 प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से b का परिवर्त, यानी कि क्या जाएगा 2 -1 2 और क्या जाएगा यहाँ से 1 2 और 4। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं जरा हम, दोनों की कोटि बराबर है, जी हाँ जोड़ा जा सकता है बिल्कुल। चलिए 3 और 2 कितना हो गया वही यहाँ से 5, 4 और 1 कितना हो गया यहाँ से 5, 3 और 2 कितना हो गया यहाँ से 5 और 4 और 1 कितना हो गया 5। फिर ये कितना आ गया मेरे पास में यहाँ से √3 -1, 2 और 2 4, संगत अवयव का संगत अवयव से क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया यहाँ से 4 और 0 + 4 कितना हो गया 4। अब आप मुझे जरा बताइए इन दोनों को देख के कि क्या ये दोनों बराबर है, ये हमारा 4 थोड़ा पतला बन गया भाई, इसको वापस बना देते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ये दोनों बराबर है, जो मैंने यहाँ पे a + b का परिवर्त निकाला ये, और ये जो मैंने यहाँ पे a का परिवर्त + b का परिवर्त निकाला, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, जी हाँ ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया कि LHS = RHS, यानी कि क्या प्रूफ हो गया कि a + b का परिवर्त बराबर है किसके, a का परिवर्त प्लस में b के परिवर्त के। ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो जाता है मेरा यहाँ पर ये प्रूव्ड हो जाता है, क्या हो जाता है भाई यहाँ पे ये प्रूव्ड हो जाता है कि हमारा जो है ये जो है यहाँ पर हमने इसको सिद्ध करके बता दिया। चलिए तो क्लियर है आपको, इसको हम सेव भी कर देते हैं ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएं। अब जो है हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन जो छुपा हुआ है उसको भी जरा हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या कह रहा है कि के बी का परिवर्त निकालेंगे या फिर आप इसको निकालेंगे के बी का परिवर्त। ठीक है, इन दोनों को हमको बराबर करना है। चलिए हम ले लेते हैं पहले यहाँ पर क्या LHS ले लेते हैं, जो क्या कह रहा है हमसे k × b का परिवर्त। ठीक है भाई, तो k × b, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई k, ठीक है ना, ये k है, और इंटू में क्या बोल रहा है वो b, तो b क्या है हमारे पास में 2 -1 2 और क्या है यहाँ से 1 2 और 4। तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब कोई संख्या हमारे यहाँ पर कोई भी स्थिरांक है अगर वो आव्यूह के बाहर है तो उसका जो गुणा होता है वो आव्यूह के प्रत्येक अवयव से होता है। तो यहाँ पर मुझे बताइए मेरे पास में के बी क्या निकल के आ जाएगा, तो मेरे पास में ये निकल के आ जाएगा क्या भाई 2k माइनस में k, ठीक है ना, इंटू में क्या यहाँ पे भी क्या जाएगा मेरे पास में 2k, फिर आ जाएगा यहाँ से k, ये जाएगा मेरे पास 2k और ये क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 4k, यानी कि इस k का सारे अवयवों में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है वो, इसका परिवर्त निकाल दो। तो चलिए भाई इसका के बी का हम निकाल देते हैं परिवर्त, तो इसमें क्या करेंगे इस पंक्ति क्या बन जाएगी मेरे पास में स्तंभ बन जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये अपने जो है पंक्ति जो थी उसको मैंने क्या बना दिया
स्तंभ बना दिया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास में, के बी का परिवर्त। चलिए अब हम दूसरा यहाँ पे जो उसने बोला है कि के इंटू बी का परिवर्त, ठीक है भाई, तो के इंटू में बी का परिवर्त, तो मुझे के को हम बाहर ही रखेंगे। पहले मेरे पास में जो बी है उसका क्या करती हूँ मैं यहाँ पे परिवर्त कर लेती हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बी का परिवर्त क्या निकल के आने वाला है, इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बी का परिवर्त क्या निकलेगा मेरे पास में, 2 -1 2 और क्या जाएगा 1 2 और 4, ठीक है। इसके बाद में अब हम कर देते हैं इसका के अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या जाएगा यहाँ से 2k माइनस का के, यहाँ पे वापस क्या जाएगा 2k, फिर आ जाएगा 2k और ये क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से 4k। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास में, k इंटू में b का परिवर्त। तो अब मुझे आप बताइए कि हमने जो kb का परिवर्त निकाला ये और k इंटू में b का परिवर्त जो निकाला यानी कि ये, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये क्या था मेरा पास में यहाँ से RHS था, तो जी हाँ ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, LHS बराबर में RHS आ गया, यानी कि के बी का परिवर्त बराबर आ गया के इंटू में बी के परिवर्त के। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर हमको जो 3 प्रॉपर्टी दी हुई थी, 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो हमने यहाँ पर सिद्ध करके बता दिए, ठीक है ना। मजा आ रहा है पढ़ने में, और ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आराम से बन सकता है। इसको भी हम सेव कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा होने वाला है। तो भाई हमको यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि यदि दो हमको यहाँ पे आव्यूह बराबर दिए हुए हैं, ठीक है, और दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जबकि उनकी कोटि भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, ठीक है भाई। यहाँ पे उसने बोला है कि x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि दो आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब ये दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, यहाँ पे आपस में बराबर होंगे। तो बस वहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से x, y और z का मान ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं सिंपल? जी हाँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो कि मैंने कहा कि जब दो अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो कौन किसके बराबर होगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई किसके बराबर है, यहाँ से 6 के बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 प्लस में z बराबर है किसके, यहाँ पे 5 के, x प्लस y बराबर है किसके, 6 के, 5 प्लस z बराबर है यहाँ पे 5 के, और इधर से अगर आप देखेंगे तो x y यहाँ से बराबर है किसके, 8 के। चूंकि हमको x y और z का ही मान ज्ञात करना है, इसीलिए मैंने वही अवयव यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो z का मान तो आपको मिल ही जाएगा, 5 माइनस 5, तो z बराबर कितना आ गया भाई, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। चलिए तो x बराबर z बराबर क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से y बराबर अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 8 बटे में x, ठीक है। y बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से 8 बटे में x, और यदि मैं y का मान यहाँ पर रख दूं तो मेरे पास में x का मान निकल के आ जाएगा। जी हाँ। तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ पर x ऐसा कैसा रहेगा, प्लस में y का मान जो मैंने निकाला 8 बटे x वो मैंने रख दिया, बराबर में क्या आ गया 6। तो यहाँ से जब हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 8 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 6x आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास में 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस में 8 बराबर 0, ऐसा मैं इसमें लिख सकती हूँ, बिल्कुल। x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से x माइनस 4, माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको आप जरा यहाँ पे देख लेना, इधर पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि आपको यहाँ से x की 2 वैल्यू मिल गई। कौन कौन सी मिल गई भाई, x बराबर 2 मिल गया और x बराबर 4 मिल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर x बराबर 2 मिला और मुझे क्या मिला, यहाँ से x बराबर 4 मिला। अब x बराबर 2 पर अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो क्या निकलेगी, y बराबर क्या है मेरे पास में 8 बटे x, यानी कि 8 बटे में क्या जाएगा 2, तो कितना जाएगा मेरे पास में 4। और x बराबर 4 पर अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या निकलेगी, 4 दूनी 8,
ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या आ गई एक्स वाई जेड की, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 4 और जेड बराबर तो हमको 0 ही आया है। फिर x बराबर 4 तो y बराबर 2 और z बराबर क्या आया वापस से 0 ही। यानी कि हमको यहाँ पर x y और z की दो वैल्यूज हमको यहाँ पर मिलती हैं। समझ में आया आपको? तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं और यहाँ से आप x y और z की वैल्यूज निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कि अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग आव्यूह ए एक लांबिक आव्यूह है। मैं आपको पहले ही बताया था कि लांबिक आव्यूह होने की हमारी जो शर्त होती है, जो कंडीशन होती है, वो क्या होती है यहाँ पर ए इंटू में ए डैश, यानी कि हम जब ए के परिवर्त से गुणा करें तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह हमको यहाँ पर प्राप्त हो। ठीक है भाई, तो बस हमको इसमें यही करना है। तो क्या हमको हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है यहाँ से क्या कोस थीटा साइन थीटा, माइनस में क्या दिया हुआ है यहाँ से साइन थीटा और क्या दिया हुआ है यहाँ से कोस थीटा। आप क्या करेंगे यहाँ पर इसका परिवर्त निकालेंगे। यदि मैं इसका यहाँ पे परिवर्त करूंगी तो पंक्ति क्या बन जाएंगी, स्तंभ बन जाएंगी। तो क्या जाएगा यहाँ से मेरे पास में कोस थीटा साइन थीटा और क्या जाएगा यहाँ से माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास में कोस थीटा। तो बस लांबिक आव्यूह प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, ए का ए के परिवर्त से गुणा कर देना है और वो किसके बराबर होना चाहिए, तत्समक आव्यूह के बराबर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो हम करते हैं ए का ए के परिवर्त से गुणा। तो यहाँ पर हमको जो ए दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं भाई कि क्या है हमारे पास में कोस थीटा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा और फिर क्या दिया है आपको यहाँ पे कोस थीटा। उसका गुणा करेंगे किससे, उसके परिवर्त से, जो कि हमने अभी अभी निकाला। ठीक है भाई, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जब आप यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है। चूंकि यहाँ पर जो है अगर हम गुणा करने की बात करते हैं तो दोनों के दोनों हमारे क्या है यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के ही मैट्रिक्स है। यानी कि इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसका जो स्तंभ है वो इसकी पंक्तियों के बराबर तो है ही, यानी कि गुणा किया जा सकता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे क्या जाएगा कोस थीटा का कोस थीटा से होगा तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस करके साइन स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा यहाँ से माइनस का कोस थीटा इंटू में क्या आने वाला है मेरे पास में साइन थीटा और प्लस में क्या जाएगा यहाँ से कोस थीटा इंटू में क्या जाएगा यहाँ पर वापस से साइन थीटा। ठीक है भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है। चलिए अब हम यहाँ पे इसमें जो है साइन थीटा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, चलिए कर देते हैं। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी क्या जाएगा यहाँ से साइन थीटा इंटू में क्या जाएगा मेरे पास में कोस थीटा प्लस में क्या जाएगा यहाँ से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, यहाँ से जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है भाई, क्योंकि क्या आने वाला है यहाँ पे एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। फिर इसके बाद में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, हो क्या जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से अगर आप कोस थीटा से करोगे तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको चूंकि पता ही है क्योंकि हम आपको पहले ही एक हमने जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी पढ़ लिए थे, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ लिए थे। उसमें भी हमने आपको बताया था वाली प्रॉपर्टी, और पहले भी दूसरी कक्षाओं में जब हमने बात की थी क्लास 11th में जब बात की थी तो आपने प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही होगी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर से मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, तो इधर से अगर आप बात करेंगे यहाँ पर a इंटू में a डैश की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 1, यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस और माइनस के हैं तो, और यहाँ पर भी ये आपस में कट जाएंगे, ये भी हो जाएगा मेरे पास में 0, यहाँ पे जाएगा 1। यानी कि आपने a का जब a के परिवर्त से गुणा किया तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, तत्समक आव्यूह मिल गया। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे उसने यही बोला था कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह है और यहाँ पर हमने इसको प्रूफ करके बता दिया, तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे आप अगर पेपर में लिख के आएंगे ना कि इति सिद्धम, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, कंप्लीट आंसर जब आपका आ जाता है तो आप इति सिद्धम वहां पे लिख करके आए, तो ये हो जाता है हमारे लिए आंसर। ठीक है, आपको आया ना बढ़िया तरीके से समझ, तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यहाँ पे कि लांबिक आव्यूह की क्या होती है। तो ए का जब ए के परिवर्त से गुणा होता है तो हमको तत्समक आव्यूह मिलता है।
चलिए अब देखते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें बोला है कि आव्यूह b बराबर दे रखा है, इसको एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला उसने कि ये हमारा जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आव्यूह b को एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, वो ये कह रहा है। तो यहाँ पर हम मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, यहाँ पर हम माना कि, क्या माना कि p बराबर हमने लिया यहाँ पर 1/2 b प्लस में b डैश, जो कि क्या है हमारा एक यहाँ पर सममित आव्यूह है। वैसे क्या है भाई, यहाँ पर ये ना एक प्रॉपर्टी भी होती है, यदि मैंने आपको पहले ना बताई हो तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, प्रूफ भी करूंगी। क्या कि P बराबर 1/2 B प्लस बी डैश, तो जो हमने 1/2 B प्लस बी डैश जो हम लेके चलेंगे ये हमारा एक सममित आव्यूह है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। और Q बराबर हम यहाँ पे मानेंगे क्या कि 1/2 B माइनस बी डैश, और ये क्या होता है मेरा यहाँ पर, ये मेरा होता है यहाँ पे क्या, विषम सममित आव्यूह। क्या होता है भाई यहाँ पर, ये मेरा विषम सममित आव्यूह होता है। क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। अब यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वो क्या कह रहा है कि आव्यूह b को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको प्रूव करना है क्या कि b बराबर 1/2 b प्लस में b डैश और प्लस में आना चाहिए यहाँ पे 1/2 b माइनस में b डैश, यानी कि आव्यूह मेरा जो b है ना वो एक सममित आव्यूह जो कि मैं ये लेके चल रही हूँ और एक विषम सममित आव्यूह जो कि मैं ये लेके चल रही हूँ, इन दोनों का योगफल है। समझे बात को। चलिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि p बराबर 1/2 b प्लस बी डैश हम निकालते हैं और देखते हैं कि ये सममित है। यहाँ पे आपको मैं प्रूफ करके भी बताती हूँ। तो p निकाल लेते हैं पहले हम, क्या आएगा, p बराबर में 1/2 b प्लस में b डैश, ठीक है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि मेरे पास में b क्या है, तो b है मेरे पास में यहाँ से 2 -1 1, इसके बाद में क्या है यहाँ से -2 3 और यहाँ पे है -2, फिर क्या है यहाँ से -4 4 और माइनस में 3 है, ठीक है भाई। ये मेरे पास में क्या है, b है, और प्लस में क्या करना है हमको, b का परिवर्त निकालना है। तो अगर मैं b का परिवर्त करूंगी तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 -2 -4 -1 3 4 और यहाँ से क्या जाएगा 1 -2 -3, तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या, b का परिवर्त। चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, अंदर वाले चूंकि उनकी क्या है यहाँ पे कोटि समान है तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ से 2 और 2 4, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -3, माइनस का 4 प्लस का 1 कितना आ जाएगा यहाँ से -3। फिर यहाँ से देखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 तो क्या जाएगा -3, 3 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 6, 4 - 2 कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। आप भी मेरे सामने करते चलिए, 1 - 4 क्या जाएगा यहाँ से -3 -2 प्लस का 4 तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 और -3 तो क्या जाएगा यहाँ पे -6 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चूंकि दिख ही रहा है कि 1/2 है तो 2 का इसमें क्या करेंगे आप भाग दे देंगे, तो p बराबर में क्या आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 2 दूनी 4 माइनस का 3 बटे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 3 बटे में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 3 बटे में 2, यहाँ से 2 3 6 2 एकम 2 और यहाँ से क्या जाएगा वापस से माइनस का 3 बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 1, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस का क्या जाएगा यहाँ पे 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्या निकल के आ गया मेरे पास में, p बराबर में मेरे पास में यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको चूंकि क्या बताया कि जो मेरा p है ना वो क्या है, सममित आव्यूह है, और सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होती है कि p बराबर होना चाहिए किसके, p के परिवर्त के, ठीक है भाई। तो जरा हम देख लेते हैं, तो p तो मेरे पास में निकल के आया। अब अगर मैं यहाँ पे p का परिवर्त करूं तो क्या आएगा, पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, तो देखिए 2 माइनस में 3/2 माइनस में क्या जाएगा 3/2, फिर ये आ जाएगा क्या माइनस में 3/2, यहाँ से जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 1, ये क्या जाएगा यहाँ से माइनस में 3/2 1 और क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 3, ठीक है। आप भी कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो अपने रफ रजिस्टर में इसको लिख के देखिए कि यदि मैं p मेरे पास में ये निकल के आया और अगर इसका परिवर्त कर रही हूं तो वो ये निकल के आएगा, और अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो मुझे बताइए कि ये दोनों आपस में बराबर है। जी हाँ,
हमने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया और मैंने यहाँ पे देखा कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये क्या आ गया, P बराबर में P डैश आ गया, ठीक है ना। ये जो P का मैंने परिवर्त निकाला वो P के बराबर ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि भाई अगर मैं ये मान के चल रही हूँ ना, इसका मतलब है कि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे P का परिवर्त P के बराबर है। इसका मतलब है कि ये जो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं ना, ये एक सममित आव्यूह है। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमको जो चाहिए था वो क्या था कि P बराबर 1/2 B प्लस B डैश हमको निकालना था, तो वो मेरा क्या आया, ये आया। और मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। अब बात करेंगे हम दूसरे की, जिसको मैं बोल रही हूँ कि 1/2 B माइनस B डैश एक विषम सममित आव्यूह है। हम इसको निकालेंगे, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू भी हम निकालेंगे, Q का मान निकालेंगे, और वो मेरा क्या होगा, यहाँ पे विषम सममित आव्यूह होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, मेरे पास में Q बराबर होगा माइनस में उसके परिवर्त के, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं आपको प्रूफ करके बता ही चुकी हूँ कि P बराबर है किसके, P के परिवर्त के, ठीक है। चलिए, तो हमको जो है ये वाली वैल्यू चाहिए रहेगी, तो हम इसको छोड़ के बाकी सब कुछ मिटा देते हैं, क्योंकि आप तो जो है वो लिखते जा ही रहे हो, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ से इसको भी हम जो है मिटा देते हैं, और P का हमने यहाँ पे क्या करा कि P के लिए निकाल लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे किसके लिए, Q के लिए। चलिए, तो P की जो मेरा मान निकल करके आया उसको हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। तो P का जो मान निकल के आया मेरे पास में 2 माइनस में 3/2, फिर क्या आया यहाँ से माइनस में 3/2, फिर क्या आया यहाँ से माइनस का 3/2, 3 1, और यहाँ पे क्या आया मेरे पास में माइनस का 3/2 1, और माइनस का 3 निकल के आया। इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे Q का मान जो है हम ज्ञात करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो Q बराबर क्या दिया हुआ है मेरे को, 1/2 V माइनस में V डैश। चलिए जल्दी से मेरे साथ में इसको निकालेंगे। 1/2 यहाँ से आप रखिए जल्दी से, V क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 2 -2 माइनस में 4, फिर क्या दिया हुआ है -1 3 4, 1 -2 माइनस का 3, माइनस करना है हमको किससे, B के परिवर्त से। तो B का परिवर्त निकालिए जल्दी, 2 -2 -4, यहाँ से जाएगा -1 3 4। अब हम थोड़ा करेंगे, फास्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और हम आ गए हैं इस लेक्चर के अंत की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ से अब मुझे बताइए कि हमारा जो है इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई। तो मेरे पास में यहाँ पे 1/2 तो बाहर दिया ही हुआ है, देखते हैं इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है। 2 -2 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, यानी क्या जाएगा यहाँ से माइनस का 1, -4 -1 कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 5 हो जाएगा, -4 माइनस का 1 क्या जाएगा माइनस का 5, -1 माइनस माइनस प्लस का 2 तो क्या जाएगा यहाँ से 1, 3 -3 क्या हो जाएगा ये 0, 4 माइनस माइनस प्लस का 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस का 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 5, -2 -4 -2 -4 यानी क्या जाएगा माइनस का 6, -3 माइनस माइनस प्लस का 3, -3 माइनस माइनस प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0। अगर आपको होता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन प्लस माइनस में, तो आप इसको पूरा का पूरा लिख करके करिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको जल्दी बता रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन होता है माइनस प्लस में तो उसको आप पूरा का पूरा लिख करके बकायदा कॉपी में करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसमें 2 का भाग दोगे तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये मेरे पास में क्या आ गया अभी Q निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये Q है। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 0, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/2, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, यहाँ जाएगा 2 3 6, फिर यहाँ से देखेंगे तो 5/2, और ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा वापस से यहाँ पे अगर आप भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया मेरे पास में, Q निकल के आ गया। अब वही चीज अगर आप करके यहाँ पे देखें कि Q का परिवर्त निकालें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, Q का अगर मैं यहाँ पे परिवर्त निकाल के देखती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास में, 0 -1/2, माइनस में कितना दिया है 5/2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/2 0, और यहाँ से क्या जाएगा 3, फिर क्या जाएगा ये 5/2 -3 और 0।
तो यदि आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो हमारा Q है वही मेरा यहाँ पे अगर आप परिवर्त देखेंगे तो ये निकला है, लेकिन ये जो है ना मेरा परिवर्त ये बराबर है किसके, माइनस Q के। क्योंकि यदि आप इस परिवर्त में ये जो Q का मेरा परिवर्त निकला है और यदि आप इसमें माइनस का गुणा यहाँ पे कर दोगे तो वो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ से Q बन जाएगा। क्यों, 0 माइनस का 1/2 माइनस का 5/2, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 5/2 माइनस 3 और 0। यानी कि यदि आपने यहाँ पे जो Q निकाला है और यदि आप इसका करते हो परिवर्त तो फिर वो परिवर्त बराबर होगा किसके, यहाँ पे माइनस में Q के। क्योंकि आप माइनस साइन का अगर यहाँ पे गुणा करते हो तो आपको निकल के आ जाएगा क्या, Q। तो ये क्या है, मेरे पास में एक विषम सममित आव्यूह है जो कि मैं यहाँ पर लेकर के चल रही हूँ। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि यदि मैं ऐसा लेकर के चल रही हूँ तो क्यों चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, मेरा सममित आव्यूह और ये क्या है, मेरा विषम सममित आव्यूह। तो आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, Q और P के मान निकाल लिए और मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। अब हमको जो क्वेश्चन बोल रहा है अब हम उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको अब P और Q का आपस में योग करके, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये B बराबर P प्लस Q, अब हमको यहाँ पे ये करना है, हमको बताना है कि P और Q का यानी कि सममित आव्यूह का और विषम सममित आव्यूह का जब मैं आपस में क्या करती हूँ, योग करती हूँ तो हमको क्या प्राप्त होता है, B प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो B बराबर में क्या होगा, यहाँ पे P प्लस में Q। तो मैंने जो P निकाला था वो हम लिख लेते हैं, क्या आया, 2 माइनस 3/2 माइनस में 3/2, यहाँ से क्या आ गया, माइनस 3/2 3 1, और यहाँ से क्या आ गया, माइनस 3/2 1, और क्या आ गया मेरे पास में माइनस का 3। इसको हम प्लस करेंगे किसके साथ में, Q। तो Q का निकला मेरे पास में ये, इसको रख लेंगे हम, क्या आ जाएगा 0 माइनस 1/2 माइनस में कितना है ये 5/2, ठीक है ना। फिर क्या है मेरे पास में यहाँ से 1/2 0 और 3, फिर क्या है 5/2 माइनस 3 और 0, ठीक है भाई। चलिए इसको हम जो है वो रफ कर लेते हैं अब, और सिर्फ ध्यान देते हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने में, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये क्या होगा, B के बराबर ही होगा। चलिए इन दोनों को मेरे साथ में आप ऐड कीजिए, क्योंकि दोनों की कोटि आपस में बराबर है तो संगत अवयव का संगत अवयव से क्या होगा, जोड़ होगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस में 3/2 है और माइनस का ही मेरे पास में क्या है 1/2 है, ठीक है ना। तो माइनस का 3/2 माइनस का 1/2, इसको अभी हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे है माइनस का 3/2 माइनस में क्या है मेरे पास में यहाँ से 5/2, यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस का 3/2 प्लस का मेरे पास में है यहाँ पे क्या 1/2, यहाँ पे 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आने वाला है, ठीक है। यहाँ 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 4, यहाँ पे कितना है माइनस का 3/2 प्लस में है क्या 5/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस का 3 तो क्या जाएगा मेरे पास में माइनस का 2, यहाँ पे कितना है मेरे पास में माइनस का 3। अब चलिए जल्दी से उसको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, आप यहाँ पे देंगे इसका लघुत्तम समापवर्तक तो कितना आएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और माइनस के 4 में जब आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे माइनस का 2। इस तरीके से ही 5 6 7 8, ठीक है ना, 5 और 3 कितने हो गए 8, और 2 का भाग जब आप 8 में दोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो गया मेरे पास में माइनस का 2, और माइनस के 2 में अब 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, यहाँ पे 3 4 ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पर जब आप 5 माइनस में 3 करोगे तो आपके पास में आएगा 2, और 2 का भाग जब 2 में देंगे तो कितना आएगा यहाँ से 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और माइनस का 3। अब मुझे जरा आप देख के बताइए कि क्या ये मेरा B के बराबर है, जरा देखिए मैच कीजिए, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 और माइनस 3, जी हाँ ये तो B के बराबर ही हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमारा B बराबर P प्लस Q हम जो लेके चले थे ना वो यहाँ पर मेरा प्रूफ हो गया, क्योंकि ये मेरा जो है वो B के बराबर ही आ गया। यानी कि B जो है वो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह के योगफल के बराबर है, ये यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया इति सिद्धम, जो कि हमको क्या करा था क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया कि हमने इसको ऐसा क्यों लिया। जब 1/2 B प्लस B टेस्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है यहाँ पे सममित आव्यूह, ये होता है विषम सममित आव्यूह। तो
भी जो है वो हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के बराबर है। ये भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। ठीक है भाई, मजा आया ना पढ़ने में? ये अब आपका जो है वो 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे हो जाता है समाप्त। मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो करने वाले हैं वो है हमारा सारणिक, जो कि हमारा जो आव्यूह हमने चैप्टर पढ़ा उससे ही लिंक बैठता है, यानी कि इससे आगे का ही, इसी से रिलेटेड हम जो है आगे और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स जो हमने अध्याय खत्म किया, आव्यूह जो खत्म किया, इसका ही आगे का अगर हम देखेंगे तो वो है हमारा सारणिक। तो इन लेक्चर्स में मेरे साथ में बने रहिए और हम जो करेंगे कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन, और ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक कैसे है ये मैं आपको वहां पे जो है समझाऊंगी, बताऊंगी। ठीक है भाई, मजा आया? आपने पूरा चैप्टर मेरे साथ में बड़े तरीके से पढ़ा और हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस कवर किए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए अपना रखिए ध्यान और अपनी तैयारी को करते रहिए और भी स्मार्ट। थैंक यू सो मच।